Hello friends, thank you for visiting us. I am Riku Sharma and welcome to my channel Basic Nurture. Friends, in this video we will discuss about GST. I will try to give you the basic idea of GST, like what is GST, what GST stands for, how it's gonna be levied, etc. etc. And guys, feel free to comment in the comment box whatever questions you have regarding GST, and we will definitely come back onto it. So let's understand what is GST. GST. GST stands for Goods and Services Tax. What is Goods and Services Tax? Goods and Services Tax क्या है? So let's understand what is GST. GST is an indirect tax levied on supply of goods and services or both, except on supply of alcoholic liquor for human consumption, petroleum products and electricity. मतलब GST एक indirect tax है जो कि goods and services की supply पे लगता है. मतलब कि जो गुड्स सप्लाई कर रहा है या फिर सर्विस रेंडर कर रहा है उसमें तो लगता ही है, और अगर कोई दोनों ही प्रोवाइड कर रहा है, गुड्स भी प्रोवाइड कर रहा है और सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि मोटर व्हीकल रिपेयरिंग सेंटर्स हो गए जो कि मोटर पार्ट्स भी बेच रहे हैं और आपका ऑटोमोबाइल सर्विसिंग भी करवा रहा है, दिस सर्विस, तो दोनों प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि रेस्टोरेंट हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत एग्जांपल्स है. लेकिन उसमें एक लेकिन है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट ऑन सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. मतलब जो दारू लोग पीते हैं उसमें जीएसटी नहीं है, जीएसटी नहीं है, दूसरा टैक्स है. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में जीएसटी नहीं है, जीएसटी लागू नहीं होता है, जैसे कि क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा में जीएसटी लागू नहीं होता है. और इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग कंज्यूम करते हैं उसके बाद बिल पे करते हैं, उसमें जीएसटी नहीं होता है. So friends, GST is an indirect tax. We have understood that, right? मतलब कि GST एक indirect tax है, ये तो हमें मालूम चल गया है, लेकिन indirect tax क्या है? What is indirect tax? आइए समझते हैं. Indirect tax is a tax which is imposed on goods and services and paid to the government via third party. मतलब कि indirect tax एक ऐसा tax है जो कि goods and services में लगता है, implement होता है and पेमेंट होता है गवर्नमेंट को वाया कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पार्टी है जो गवर्नमेंट को पे करता है. मैं इसको थोड़ा डिटेल में आपको समझाता हूं. मान लीजिए आपने मार्केट से एक प्रोडक्ट खरीदा है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट आप मान के चलिए आपने खरीदा है, तो उसमें क्या होता है कि जीएसटी उसमें इंक्लूड होता है. आप उसमें देख सकते हैं एमआरपी में इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस लिखा हुआ होता है, उसमें जीएसटी इंक्लूड होता है. तो आपने क्या किया, प्रोडक्ट खरीदा एमआरपी में, तो आपने जीएसटी भी उसमें पे किया, लेकिन वो किसको पे किया, रिटेलर को पे किया है. वो आप एग्जांपल रेस्टोरेंट में भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, रेस्टोरेंट बिल आया, उसमें आपने जीएसटी देखा होगा, जीएसटी इंक्लूडेड होता है, आपने पे किया, लेकिन आपने किसको पे किया, उस रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर को पे किया है, गवर्नमेंट को नहीं पे किया है. गवर्नमेंट को कब पेमेंट होगा, जब ये रिटेलर और जो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है वो लोग गवर्नमेंट को रेमिट करेंगे जीएसटी, वो लोग ऑन बिहाफ ऑफ अस गवर्नमेंट को पे करते हैं. दैट इज व्हाई इट इज सेड इनडायरेक्ट टैक्स. मतलब कि हम लोग डायरेक्टली पे नहीं कर रहे हैं, बर्डन हम लोग के ऊपर है, कंज्यूमर के ऊपर बर्डन है इनडायरेक्ट टैक्स का, लेकिन पे कोई और कर रहा है. दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट पेड टू द गवर्नमेंट वाया थर्ड पार्टी. वेल फ्रेंड्स, जीएसटी इज ए मल्टी स्टेज बेस्ड टैक्स. मतलब कि एट एवरी पॉइंट ऑफ सेल जीएसटी इज कलेक्टेड बाय द सेलर फ्रॉम बायर and the same is remitted to the government by seller. जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, एक डायग्राम बनाया हुआ है, उसमें मल्टी स्टेज दिखाया गया है, अलग अलग पॉइंट ऑफ सेल यहां में है. जैसे कि देखिए यहां पे मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर को कोई भी एक प्रोडक्ट मान के चलिए सेल किया है, तो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर का लायबिलिटी बर्डन बनता है कि वो उनको मैन्युफैक्चरर को जीएसटी पे करना है, और एट द मीन टाइम मैन्युफैक्चरर का ऑब्लिगेशन आ जाता है कि जो कि उसने डिस्ट्रीब्यूटर से जीएसटी कलेक्ट किया है तो उनको गवर्नमेंट के वहां पे जीएसटी जमा करवाना है. इन द सेम वे व्हेन डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स इट टू द होलसेलर, सेम प्रोडक्ट मान के चलिए,
होलसेलर को सेल किया, तो होलसेलर से भी डिस्ट्रीब्यूटर ने जीएसटी कलेक्ट किया। एट द सेम टाइम डिस्ट्रीब्यूटर का ऑब्लिगेशन बनता है गवर्नमेंट हाउस में जमा करवाना है। एंड इन द सेम वे जब रिटेलर को होलसेलर ने सेल किया तो रिटेलर से जीएसटी कलेक्ट किया, रिटेलर का बर्डन आया जीएसटी पे करने का, जो कि उसने किया। एंड इन द सेम वे होलसेलर का ये ऑब्लिगेशन आया कि वो जीएसटी गवर्नमेंट के हाउस में जमा करवाना है, जो कि उसने किया। नाउ द अल्टीमेट बर्डन ऑफ जीएसटी, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, कंज्यूमर को किसी को भी सेल नहीं करता। कंज्यूमर मतलब जो कि प्रोडक्ट हो या फिर कोई भी सर्विस हो जो कि कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूमर के ऊपर अल्टीमेट बर्डन आता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि यहां जो भी जिसको भी सेल कर रहा है, कोई भी अपने पॉकेट से तो जीएसटी भर नहीं रहा है, मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर से लिया, देन ऑब्वियस सी बात है डिस्ट्रीब्यूटर भी होलसेलर से लेगा, होलसेलर रिटेलर से जीएसटी लेके पे कर रहा है। तो जो कि जीएसटी लग के हर एक स्टेज में जीएसटी लग के आ रहा है, अल्टीमेटली द बर्डन कम्स टू द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर जीएसटी रिटेलर को पे किया, रिटेलर का ऑब्लिगेशन बनता है कि वो गवर्नमेंट के घर में जीएसटी जमा करवाएगा। दैट इज व्हाई द मैकेनिज्म इज सेड दैट इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब कि जिसके ऊपर बर्डन है वो जीएसटी जमा नहीं करवा रहा है, जीएसटी कोई दूसरा जमा करवा रहा है। दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो सेड दैट इट इज पेड बाय अ थर्ड पार्टी। Friends, GST is a destination based tax. Confused? Well, don't be confused. Now, before understanding how GST is a destination based tax, we must understand two more points, namely place of supply and location of supplier. Friends, Mr. A is a trader who has his business establishment in Assam. He sold goods to Mr. B of Arunachal Pradesh. मतलब कि मिस्टर ए एक ट्रेडर हैं जिनका बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है आसाम में, लेकिन उन्होंने गुड्स सेल किया है मिस्टर बी को, जो कि अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इन द अबव केस, क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब कि गुड्स कहां पे सप्लाई हुआ है। प्लेस ऑफ सप्लाई, किस जगह पे गुड्स को भेजा गया है या सप्लाई किया गया है। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सप्लायर, मतलब कि गुड्स कहां से सप्लाई हुआ है, मतलब कि सप्लायर का लोकेशन कहां है, सप्लायर कहां से बिलोंग करता है, इसके बारे में पूछ रहे हैं। चलिए देखते हैं इसके आंसर्स क्या होंगे। आंसर, इन दिस केस अरुणाचल प्रदेश इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब कि अरुणाचल प्रदेश में गुड्स को सप्लाई किया गया है, भेजा गया है। एंड नंबर 2, असम इज द लोकेशन ऑफ सप्लायर, मतलब कि असम से भेजा गया है, लोकेशन ऑफ सप्लायर जो है वो असम है। वेल फ्रेंड्स, हमें ये तो समझ में आ गया कि प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, लेकिन उसका जीएसटी का डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होने से क्या कनेक्शन है, आइए समझते हैं। जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बिकॉज the tax, or we can say the components of tax, is levied on the basis of the place of supply and the location of supplier. मतलब कि जीएसटी को डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जीएसटी में जो टैक्स चार्ज होता है, या फिर कह सकते हैं कि जो टैक्स कंपोनेंट्स लेवी होता है, वो किसके बेसिस पर होता है, किस पर निर्भर होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर पे निर्भर होता है। Now the question is, what are the components of tax in GST? मतलब कि GST में components of tax क्या है और कौन कौन से हैं? There are 3 major components of GST, namely, number 1, CGST, that is Central Goods and Services Tax. Number 2, SGST, that is State Goods and Services Tax. And number 3, IGST, that is Integrated Goods and Services Tax. यहाँ पे दोस्तों एक और कंपोनेंट ऑफ टैक्स है जो कि है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दैट इज यूजीएसटी। आइए समझते हैं कि ये सारे कंपोनेंट्स किस तरह से चार्ज किया जाता है या किस तरीके से लेवी होता है। नंबर 1, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सीजीएसटी इज लेवीड व्हेन द प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर इज सेम, दैट इज when the sale occurs within the same geographical boundary of a state, and as the name suggests itself, it is remitted to the central government. मतलब कि central goods and services tax
तब चार्ज होता है, तब लेवी किया जाता है जब प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब कि जहां पे सप्लाई हो रहा है वो जगह एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर मतलब सप्लायर का जो जगह है जहां से सप्लाई हो रहा है वो दोनों जगह एक ही स्टेट के अंदर है। सेल मतलब एक ही स्टेट के अंदर होना पड़ेगा, तब सीजीएसटी चार्ज किया जाता है। और जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, इसलिए वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के घर में जमा हो जाता है। नंबर 2, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। SGST is levied when the place of supply and location of supplier is same. That is, the sale occurs within the same geographical boundary of a state. And as the name suggests, it is remitted to the state government. दोस्तों, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वो टैक्स है जब तब लेवी होता है जबकि प्लेस ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ सप्लायर जहां से सप्लाई हो रहा है और जहां पे सप्लाई हो रहा है वो दोनों जगह एक ही स्टेट के अंदर है। मतलब कि सेल एक ही स्टेट के अंदर होना पड़ेगा, तब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लेवी होता है। और नाम से पता चल रहा है कि स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, इसलिए वो स्टेट गवर्नमेंट के घर में जमा होता है। दोस्तों, यहां पे मैंने और एक चीज बताया था कि यूजीएसटी एक और टैक्स कंपोनेंट है जो कि यूनियन टेरिटोरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। इन केस ऑफ यूनियन टेरिटोरीज जैसे कि लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, दमन एंड दीव एक्सेट्रा, उन केसेस में क्या होगा, एसजीएसटी नहीं आएगा, वहां पे यूजीएसटी आ जाएगा और डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन सेम ही है। उस जगह पे स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के जगह में यूनियन टेरिटोरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आ जाएगा। वेल, नंबर 3, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आईजीएसटी इज लेविड व्हेन द प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर इज डिफरेंट, दैट इज the sale occurs between two states. It is remitted to the central government. Well, जब place of supply और location of supplier मतलब कि जहां पे सप्लाई हो रहा है और सप्लायर जिस लोकेशन से बिलोंग करता है, जहां से सप्लाई हो रहा है, वो दोनों जगह अलग अलग है। मतलब कि दो स्टेट के अंदर सेल जब ऑकर होगा, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे सेल करने के टाइम पे आईजीएसटी लेवी होता है। और आईजीएसटी कहां जमा होता है, डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के घर में जमा होता है। नाउ, कंपोनेंट्स ऑफ टैक्स इन जीएसटी तो हम लोगों ने डेफिनेशंस पढ़ लिए, अब उसको समझेंगे कैसे, किस तरह से लेवी होता है, उसको अच्छे से समझने के लिए लेट्स पुट अप सम एग्जांपल्स। टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली, let's pick two examples. Example number 1. Mr. A has his business establishment in Biswanath Charali, Assam. He sold goods to Mr. B of Guwahati, Assam. In this case, which GST component Mr. A has to levy or charge? This is the question. Now come to the solution. In the above case, Mr. A and Mr. B both are from Assam. That means the sale is occurring within the same state. Thus, here Mr. A will charge CGST and SGST from Mr. B. Suppose the GST rate on the goods is 18%, then the GST gets split into two equal parts, that is 9% CGST and 9% SGST. दोस्तों, यहां क्या बताया जा रहा है? एग्जाम्पल नंबर 1 में यह बताया गया है कि मान के चलिए कोई मिस्टर ए है जिनका बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है बिश्वनाथ चराली, आसाम में, और उन्होंने गुड्स सेल किया है मिस्टर बी को जो कि गुवाहाटी, आसाम से बिलोंग करते हैं। इस केस में मिस्टर ए मिस्टर बी से कौन कौन से जीएसटी कंपोनेंट चार्ज करेंगे, ये है क्वेश्चन। अब सॉल्यूशन में ये बता रहे हैं कि मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों ही असम से है, यानी कि सेल एक ही स्टेट के अंदर में हुआ है। और दोस्तों, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि अगर सेल एक ही स्टेट के अंदर में होता है तो अपन को सीजीएसटी भी चार्ज करना होता है और एसजीएसटी भी चार्ज करना होता है। तो अब क्या मिस्टर ए मिस्टर बी से दोनों ही चार्ज करेंगे? जी हां, यहां बताया भी गया है कि मिस्टर ए मिस्टर बी से सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों ही चार्ज करेंगे। लेकिन उसमें एक लेकिन है। मान के चलिए कि जीएसटी रेट है 18%, तो अब क्या मिस्टर ए मिस्टर बी से सीजीएसटी भी 18% और एसजीएसटी भी 18% चार्ज करेंगे? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है।
तो आंसर यह है कि जी नहीं, दोनों ही 18% चार्ज नहीं होगा। उनको क्या करना है, 18% जो जीएसटी रेट है गुड्स का, उसको 50-50% में डिवाइड कर देना है। 9% सीजीएसटी में डालना है, 9% एचजीएसटी में डालना है। जैसे कि कोई एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस है 100 रुपीज, तो उसका 18% कितना होगा, 18 रुपए। तो 18 रुपए को 9 रुपए सीजीएसटी में डालना है, 9 रुपए एचजीएसटी में डालना है, एंड टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट हो जाएगा आफ्टर इंक्लूडिंग जीएसटी 118 रुपीज। दोस्तों, यहां अगर हम लोग यूजीएसटी को डालना चाहें, अगर इस एग्जाम्पल में सेल अगर दिल्ली से होता तो क्या होता, तब एसजीएसटी की जगह में यूजीएसटी होता, बाकी सब कुछ सिमिलर होता, खाली एसजीएसटी जो कि स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, उसके जगह यूजीएसटी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आ जाता। एग्जाम्पल नंबर 2, मिस्टर ए has his business establishment in Assam. He sold goods to Mr. C of Arunachal Pradesh. In this case, which GST component Mr. A has to levy or charge? Solution. In the above case, Mr. A is from Assam and Mr. C is from Arunachal Pradesh. That means the sale is occurring between two different states. Mr. A belongs to Assam and Mr. C belongs to Arunachal Pradesh. Alright. Thus, here Mr. A will charge IGST from Mr. C. Suppose the GST rate on the goods is 18%, then the IGST 18% will be charged from Mr. C. यानी कि एग्जाम्पल 2 में बताया है कि मान के चलिए फिर कोई मिस्टर ए है जो कि असम से बिलोंग करते हैं, जिनका बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट असम में है। उन्होंने गुड्स सेल किया है मिस्टर सी को, जो कि अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इन दिस केस अब मिस्टर ए मिस्टर सी से कौन कौन से कंपोनेंट चार्ज करेंगे, क्योंकि ये सीन अलग है। पहले एग्जांपल में सेल एक ही स्टेट के अंदर में हुआ था, अब सेल 2 अलग अलग स्टेट के बीच में हो रहा है। नाउ सॉल्यूशन में बताया गया है कि इस केस में मिस्टर ए असम से है, मिस्टर सी अरुणाचल प्रदेश से है। ये हमको पता चल गया, 2 अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, यानी कि जहां से सेल हो रहा है और जहां पे प्रोडक्ट जा रहा है दोनों ही अलग अलग स्टेट है। दस इसलिए मिस्टर ए मिस्टर सी से आईजीएसटी चार्ज करेंगे। अब मान के चलिए इन गुड्स में भी जीएसटी रेट है 18%, तो अब मिस्टर सी को क्या चार्ज किया जाएगा, कंप्लीट 18% आईजीएसटी मिस्टर सी से मिस्टर ए कलेक्ट करेंगे। Friends, I hope we got some basic idea about what is GST, what GST stands for, what are the components of GST, how it's gonna be levied. GST is an indirect tax, and I try to give you an idea of what is indirect tax. So basically we are studying about GST from around last 15 to 20 minutes. Some of you must be wondering who needs GST. Is GST applicable to every individual? क्या GST सभी को चाहिए, सब GST चार्ज करेंगे? नहीं, GST खाली वही लोग चार्ज करेंगे जो GST के रजिस्ट्रेशन लेंगे। Now the big question is who needs GST registration? क्या सभी लोग के लिए GST रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है? नहीं, कंपलसरी सिर्फ किन्हीं लोगों के लिए है, और अगर कोई चाहे तो वॉलंटरली भी ले सकता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड हु नीड्स जीएसटी रजिस्ट्रेशन। Who needs GST registration? Businesses having annual turnover more than Indian rupees 40 lakhs per annum needs GST registration compulsorily. However, the threshold limit is Indian rupees 20 lakhs per annum for special category states. Now, what are the special category states? Special category states are Arunachal Pradesh, Uttarakhand, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura. दोस्तों, यहां पे बताया गया है कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कब कंपलसरी है। मान लीजिए आपका एक बिजनेस है, और अगर आपके बिजनेस का जो सालाना सेल होता है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो
अप्रैल 1 तारीख से नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक जो एक फाइनेंशियल ईयर बनता है, उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर आपका सालाना सेल 40 लाख क्रॉस कर जाता है तब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा। लेकिन ये थ्रेशोल्ड लिमिट कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए 20 लाख रखा गया है। मतलब कि अगर आप इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो अगर आपका सेल 20 लाख क्रॉस कर रहा है तभी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा। और वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन कौन से हैं यहां मेंशन किया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। दोस्तों यहां पे एक और बात मैं बताना जरूरी समझता हूं कि असम और जम्मू एंड कश्मीर भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आते हैं, लेकिन इन्होंने लोअर थ्रेशोल्ड लिमिट को ऑप्ट नहीं किया है, इन्होंने अपर थ्रेशोल्ड लिमिट को ऑप्ट किया है। यानी कि इन दो स्टेटों के लिए, असम और जम्मू एंड कश्मीर से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका थ्रेशोल्ड लिमिट होगा 40 लाख। यानी कि असम और जम्मू एंड कश्मीर से जो भी हैं, अगर आपका सालाना सेल 40 लाख क्रॉस कर रहा है तभी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। नहीं तो आप वॉलंटरीली ले सकते हैं। अगर आपको बिजनेस ऑपरेशंस करने के लिए चाहिए हो तो आप ले सकते हैं। नंबर 2, इफ बिजनेस डीलिंग इज कंडक्टेड इन मोर देन वन स्टेट। मतलब कि दोस्तों अगर आपका बिजनेस एक से अधिक स्टेट में हो रहा है या आप करना चाहते हैं तब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा। नंबर 3, इफ business has previous registration under VAT, excise laws, service tax laws। मतलब आपका अगर बिजनेस पहले से ही वैट, एक्साइज लॉज या सर्विस टैक्स लॉज के अंदर रजिस्टर्ड रहा है तब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एंड नंबर 4, बिजनेस सेलिंग गुड्स और सर्विसेज ऑनलाइन लाइक ऑन Amazon, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा। मतलब कि अगर आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं सेलिंग के लिए, तब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा। बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। नंबर 1, बिजनेस कैन लीगली कलेक्ट टैक्स फ्रॉम इट्स कस्टमर्स। नंबर 2, बिजनेस कैन पास ऑन इनपुट टैक्स क्रेडिट टू इट्स सप्लायर्स। नंबर 3, इफ जीएसटी फाइलिंग एंड इनकम टैक्स रिटर्न इज प्रॉपरली अपडेटेड, then business can easily get guarantee free loan. Number 4, wide scope of business such as online selling, import export etc. Number 5, business can easily apply state or central government tenders. दोस्तों यहां पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बेनिफिट्स बताए गए हैं। जैसे कि नंबर 1 में बताया है कि अगर आपका बिजनेस हाउस जीएसटी के अंदर में रजिस्टर्ड है तो आप लीगली अपने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करने के लिए क्वालिफाई हो जाते हो। यानी कि आप उस योग्य बन जाते हो कि अपने कस्टमर से लीगली टैक्स कलेक्ट कर सको। नंबर 2 में बताया है कि अगर आपका बिजनेस जीएसटी के अंदर में रजिस्टर्ड है तो आगे जो आपसे माल खरीदेगा, जो आपका सप्लायर है यानी कि जो कस्टमर है, अगर कोई बिजनेस हाउस आपसे माल खरीद रहा है तो उसको आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करवा सकते हो। दोस्तों इनपुट टैक्स क्रेडिट को यहां थोड़ा सा समझना जरूरी है। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, एक एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है और आपने किसी से माल खरीदा है जिसमें आपने 100 रुपए का वो माल था और आपने उसमें 10 रुपए का जीएसटी पे किया है। तो उसी माल को मान लीजिए आपने आगे सेल किया किसी को और उसमें आपने जीएसटी कलेक्ट किया 12 रुपए। तो आपने पहले पे किया था 10 रुपए, बाद में आपने कलेक्ट किया 12 रुपए, तो ये 10 और 12 आपस में सेट ऑफ होते हैं। इसको बोलते हैं अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब आपने इनपुट टैक्स उसको बोलते हैं जब आपने माल खरीदते वक्त टैक्स पे किया है उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स, और जब आपने बेचते वक्त टैक्स कलेक्ट किया है उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। और जब आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट अवेल करते हैं तब उसको बोला जाता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसीलिए यहां बताया गया है कि अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो आपसे अगर कोई बिजनेस हाउस माल खरीदेगा तो वो आपको जो टैक्स पे करेगा उसमें वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अपने लिए अवेल कर सकता है। नंबर 3,
अगर आपका जीएसटी फाइलिंग और इनकम टैक्स रिटर्न प्रॉपरली अपडेटेड है, यानी कि आपका लास्ट ड्यू डेट तक अगर आपका जीएसटी फाइलिंग और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया हुआ है, तब आप कोई भी लोन गारंटी फ्री ले सकते हैं। यानी कि कोई भी गारंटी नहीं चाहिए आपको बिजनेस के लिए, या फिर बिजनेस हाउस आपका लोन ले सकता है। नंबर 4, बिजनेस स्कोप बढ़ जाता है अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है। यही बताया गया है कि आप ऑनलाइन सेलिंग भी कर सकते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, यानी कि आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। नंबर 5, बिजनेस कैन इजीली अप्लाई स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट टेंडर्स, यानी कि आप गवर्नमेंट टेंडर्स इजीली अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट टेंडर्स हो, आप इजीली अप्लाई। पेनल्टीज अंडर जीएसटी। नंबर 1, penalty for not registering under GST or penalty for not issuing invoice. In both these two cases, penalty will be 100% of tax due or rupees 10,000, whichever is higher. Number 2, penalty for incorrect invoicing. Penalty is rupees 25,000. Number 3, penalty for not filing GSTR. Penalty is 10% of tax due or rupees 10,000, whichever is higher. Number 4, penalty for delay in filing GSTR. Late fees rupees 20 per day for nil return and late fees rupees 50 per day for regular returns. दोस्तों यहां पे बताया गया है जीएसटी के अंदर में पेनल्टीज क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1 में बताया है कि अगर आप जीएसटी लेने के योग्य है और आपने फिर भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, और अगर आपने इनवॉइस इशू नहीं किया है, मतलब कि अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है तब तो आप जीएसटी इनवॉइस इशू ही नहीं कर सकते। और मान लीजिए अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है लेकिन फिर भी आपने इनवॉइस इशू नहीं किया है, इन दो सिनेरियो में आपका पेनल्टी कितना हो सकता है? 100% ऑफ टैक्स ड्यू, जितना आपका टैक्स देने के लिए बाकी है उतना का पेनल्टी हो सकता है, या फिर 10,000 रुपए। मतलब कि मिनिमम आपको 10,000 तो पे करना ही है, और अगर 100% ऑफ टैक्स ड्यू 10,000 क्रॉस कर रहा है तो वो आपका पेनल्टी माना जा सकता है। नंबर 2, पेनल्टी अगर आपने इनवॉइस इनकरेक्ट इनवॉइस इशू किया है, मतलब कि इनवॉइस तो आपने दिया है लेकिन कोई भी गलत सलत इनवॉइस आपने बना के दे दिया है, इन दैट केस आपका पेनल्टी 25,000 रुपए हो सकता है। नंबर 3, पेनल्टी अगर आपने जीएसटी रिटर्न फाइल ही नहीं किया है, मतलब कि आपका रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है लेकिन आपने जीएसटी रिटर्न ही फाइल नहीं किए हैं, तब आपका पेनल्टी क्या हो सकता है? 10% ऑफ टैक्स ड्यू, जितना आपका अभी तक का टैक्स होगा, मतलब जिस दिन आपको नोटिस इशू होगा उस दिन तक, टिल द डेट फ्रॉम विच आपने रजिस्ट्रेशन लिया है, तब से लेके जब आपको नोटिस इशू होगा उस डेट तक जितना भी आपका टैक्स ड्यू है उसका एग्रीगेट वैल्यू के ऊपर 10% या फिर 10,000 रुपए, इन दोनों में से जो भी ज्यादा अमाउंट होगा वही आपका पेनल्टी हो सकता है। एंड नंबर 4, पेनल्टी अगर आपने जीएसटी रिटर्न लेट से फाइलिंग किया है। यहां बताया गया है कि लेट फाइन रुपीज 20 पर डे है, मतलब कि 20 रुपए पर डे करके गिना जाएगा अगर आपका रिटर्न नील है, यानी कि आपका सेल नहीं है। एंड नंबर 2 में बताया है कि अगर आपका सेल है तब आपका जो लेट फीस है वो बढ़ जाएगा, वो रुपीज 50 पर डे करके कैलकुलेट किया जाएगा। इफ यू वांट टू अवॉइड द पेनल्टीज अंडर जीएसटी, या फिर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक को सर्च भी कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है उसमें क्लिक भी कर सकते हैं। और बहुत ही आसान है दोस्तों, हमारा जो ऑफिशियल साइट है वहां जाके आपके नीड्स के अनुसार आप ऑप्शंस चूज कर सकते हैं, या फिर जो कॉन्टैक्ट्स है कॉन्टैक्ट में आप हमारे ऑफिस एक्सपर्ट से बात भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा, और अगर आपको ये हेल्पफुल लगा है तो प्लीज फील फ्री टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी कुछ मदद हो जाए
और अगर आपके कुछ क्वेरीज है देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग.